आज का हमारा विषय एक ऐसी खोज के बारे में है जिसने जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी है। हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाली हैं जहां एक निश्चित मौत की सजा एक मैनेजेबल कंडीशन में तब्दील हो गई। हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की। हमारे पास द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ इंसुलिन शीर्षक वाला एक दस्तावेज है और आज हम इसी के जरिए इस पूरी अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम डायबिटीज को एक जानी पहचानी बीमारी के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं 1921 से पहले, तो टाइप 1 डायबिटीज का पता चलने का असल में मतलब क्या होता था? मतलब था एक निश्चित और बहुत दर्दनाक मौत। निश्चित मौत। हाँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस समय शुगर को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं था। खासकर बच्चों और नौजवानों में जिन्हें ये बीमारी होती थी, उनके परिवार वाले बस उन्हें धीरे धीरे खत्म होते हुए देखते थे। बाप रे। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा बस एक स्टारवेशन डाइट दे सकते थे, जिसमें मरीज को लगभग भूखा रखा जाता था ताकि ब्लड शुगर न बढ़े। अच्छा। हाँ, पर उससे मौत बस कुछ महीने टल जाती थी। मतलब आज हम इंसुलिन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि 100 साल पहले मंजर कितना भयानक था। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक दवाई की नहीं है, बल्कि घोर निराशा के अंधेरे से निकली उम्मीद की है। वाकई में। तो इस उम्मीद की शुरुआत हुई कहाँ से? कहानी हमें 1921 में कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ले जाती है। हमारे सोर्स के हिसाब से यहाँ दो मुख्य किरदार हैं, सर फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। ये लोग कौन थे? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प जोड़ी थी। फ्रेडरिक बैंटिंग एक युवा सर्जन थे जिनके पास एक आइडिया था, एक जुनून था, पर ज्यादा संसाधन नहीं थे। और चार्ल्स बेस्ट वो तो बस एक 22 साल के मेडिकल स्टूडेंट थे जिन्हें गर्मियों की छुट्टियों में बैंटिंग के असिस्टेंट के तौर पर काम मिला था। बस एक स्टूडेंट? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.जे.आर. मैक्लाउड को बहुत मुश्किल से मनाया कि वो उन्हें अपनी लैब इस्तेमाल करने दें। मैक्लाउड ने उन्हें कुछ कुत्तों के साथ एक छोटी सी लैब दे तो दी, लेकिन सच कहूं तो उन्हें खुद इस आइडिया पे ज्यादा भरोसा नहीं था। तो सोचिए, एक अनुभवहीन टीम, सीमित संसाधन और एक ऐसा लक्ष्य जो उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था, है ना? बिल्कुल। और इसी टीम ने इंसुलिन की खोज कर डाली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, खासकर जब क्रेडिट देने की बात आई। 1923 में जब मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, तो ये फ्रेडरिक बैंटिंग और जे.जे.आर. मैक्लाउड को दिया गया। चार्ल्स बेस्ट, जिन्होंने बैंटिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारा काम किया था, उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा विवाद था और आज भी वैज्ञानिक इतिहास में इस पर जमकर बहस होती है। अच्छा, देखिए, मैक्लाउड लैब के हेड थे, एक स्थापित प्रोफेसर। उन्होंने ही लैब और एक्सपेरिमेंट के लिए जानवर मुहैया कराए थे, लेकिन असल में जमीनी स्तर पे जो दिन रात का मुश्किल काम था, वो बैंटिंग और बेस्ट ने किया था। तो क्रेडिट तो उन्हें मिलना चाहिए था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि बैंटिंग इस फैसले से इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने पहले तो पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि ये बेस्ट के साथ घोर अन्याय है। फिर क्या हुआ? बाद में दोस्तों और सहकर्मियों के समझाने पर वो मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो अपनी पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा चार्ल्स बेस्ट को देंगे। वाह! और इसके जवाब में मैक्लाउड ने भी अपनी पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा एक और वैज्ञानिक जेम्स गॉलिब के साथ साझा किया, जिन्होंने इंसुलिन को शुद्ध करने में मदद की थी। तो एक तरह से सबको उनका हिस्सा मिला, भले ही आधिकारिक तौर पर न सही। बिल्कुल। तो पर्दे के पीछे के असली हीरोज को पहचान मिली, भले ही नोबेल कमेटी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया हो। ये घटना दिखाती है कि विज्ञान सिर्फ खोजों के बारे में नहीं है, ये इंसानी रिश्तों, नैतिकता और क्रेडिट की लड़ाई के बारे में भी है। और बैंटिंग के नाम एक और रिकॉर्ड है जो काफी हैरान करने वाला है। वो सिर्फ 32 साल की उम्र में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक हैं। ये दिखाता है कि कितनी कम उम्र में उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया था। बिल्कुल। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हर साल 14 नवंबर को जो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, हाँ, वो असल में फ्रेडरिक बैंटिंग का ही जन्मदिन है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कैसे एक व्यक्ति का जुनून और दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। तो उनके हाथ में एक ऐसा एक्सट्रैक्ट था जो कुत्तों में काम कर रहा था। हमारे सॉस में माजुरी नाम के कुत्ते का जिक्र भी है, लेकिन एक लैब के जानवर और एक मरते हुए इंसान में तो बहुत बड़ा फर्क है।
इस आइडिया को लैब से निकालकर पहली बार किसी मरीज तक पहुंचाने का जोखिम किसने और कैसे उठाया? देखिए, ये इस कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। जानवरों पर सफलता के बाद इंसान पर इसके प्रयोग का ऐतिहासिक दिन आया, 11 जनवरी 1922। इस दिन 14 साल के एक लड़के लियोनार्ड थॉम्सन को दुनिया का पहला इंसुलिन इंजेक्शन लगाया गया। 14 साल का लड़का? हाँ। लियोनार्ड टोरंटो के एक अस्पताल में मौत के कगार पर था। टाइप 1 डायबिटीज की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। उसका वजन सिर्फ 29 किलो रह गया था और वो कोमा में जाने ही वाला था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मतलब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उस पहले इंजेक्शन का नतीजा क्या रहा? क्या वो एक जादुई गोली की तरह काम कर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में पहला प्रयास लगभग असफल रहा। क्या? हाँ, जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने बनाया था वो बहुत कच्चा और अशुद्ध था। लियोनार्ड को इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन आ गई और उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया। उसका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा कम तो हुआ, पर इतना नहीं कि उसकी जान बच सके। एक पल के लिए लगा कि शायद ये आइडिया काम नहीं करेगा। ये तो दिल तोड़ने वाला है, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी। तो टीम ने इसके बाद क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बायोकेमिस्ट जेम्स कॉलिप की मदद से अगले 12 दिनों तक दिन रात काम करके उस एक्सट्रैक्ट को शुद्ध करने का एक नया तरीका खोजा। अच्छा। और फिर 23 जनवरी को उन्होंने लियोनार्ड को दूसरा ज्यादा शुद्ध इंजेक्शन दिया। और इस बार ये एक चमत्कार था। सच में? हाँ। उसका ब्लड शुगर लेवल खतरनाक स्तर से गिरकर लगभग सामान्य हो गया। उसके शरीर से कीटोन गायब हो गए। कुछ ही दिनों में जो लड़का मौत के दरवाजे पर था वो उठकर बैठने लगा, बात करने लगा और खाना खाने लगा। ये सुनना भी अविश्वसनीय है वाकई में। लियोनार्ड थॉम्सन, जो शायद कुछ हफ्तों का मेहमान था, इंसुलिन लेने के बाद और 13 साल तक जिंदा रहा। 13 साल? हाँ, ये एक चमत्कार से कम नहीं था। उस एक लड़के की जान बचाकर बैंटिंग और उनकी टीम ने दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए जिंदगी का दरवाजा खोल दिया था। तो उन्होंने ये जादुई इलाज तो खोज लिया, लेकिन क्या उस समय वे जानते भी थे कि ये इंसुलिन असल में है क्या? मतलब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, उस समय वे बिल्कुल नहीं जानते थे। अच्छा। उन्हें बस ये पता था कि पैंक्रियाज से निकलने वाला ये कुछ है जो शुगर को कंट्रोल करता है। इस कुछ की असलियत को समझने में और कई दशक लग गए। और यही कहानी में एक और महान वैज्ञानिक फ्रेडरिक सैंगर की एंट्री होती है। फ्रेडरिक सैंगर? जी। इंसुलिन पहला ऐसा प्रोटीन बना जिसका पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस पता लगाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये काम फ्रेडरिक सैंगर ने किया? जी हाँ। ये इतना बड़ा क्यों माना जाता है? हाँ, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर ने 1951 में ये कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें 1958 में अपना पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसे ऐसे समझिए, तब तक प्रोटीन एक रहस्यमयी चीज की तरह थे। हमें पता था कि वो जरूरी हैं, लेकिन वे किस चीज से और कैसे बने हैं ये एक पहेली थी। सैंगर ने इंसुलिन की पूरी बनावट को डिकोड कर दिया, जैसे कोई किसी अनजान भाषा की वर्णमाला को समझ ले। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि इसमें 51 अमीनो एसिड हैं जो 2 चेन्स में एक खास क्रम में लगे हैं। इस काम ने प्रोटीन केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूरे क्षेत्र की नींव रखी। और सोर्स में लिखा है कि ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है। ये क्या होता है? इसे आप एक तरह का केमिकल स्टेपल समझ सकते हैं। केमिकल स्टेपल? हाँ, प्रोटीन सिर्फ एमिनो एसिड की एक लंबी लड़ी नहीं होता। उसे काम करने के लिए खास 3D आकार में मुड़ना पड़ता है। ये डाइसल्फाइड ब्रिज, जो सल्फर के एटम से बने होते हैं, वो प्रोटीन के दोनों चेन्स को पकड़कर सही जगह पर स्टेपल कर देते हैं, ताकि वो अपना सही आकार बनाए रखे और ठीक से काम कर सके। बिल्कुल सही। और सिंगर का काम इतना लहीज था कि उन्होंने इन ब्रिजेस की सही लोकेशन भी बता दी थी। ठीक है, तो अब विज्ञान इस मॉलिक्यूल को समझने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ लियोनार्ड थॉम्सन जैसे मरीजों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही होगी। हाँ, मांग आसमान छू रही होगी। तो सवाल ये है कि ये इंसुलिन ये आ कहां से रहा था? ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी। 1982 से पहले तक इंसुलिन का एकमात्र सोर्स जानवर थे। जानवर? हाँ, खास तौर पर गाय, बोवाइन और सुअर, पोर्साइन। इसका मतलब था कि दवा कंपनियां बूझखानों से लाखों जानवरों के पैंक्रियाज इकट्ठा करती थीं और फिर उन्हें प्रोसेस करके थोड़ी मात्रा में इंसुलिन निकाला जाता था। ये तो बहुत महंगी और जटिल प्रक्रिया लगती है। बहुत महंगी, जटिल और धीमी प्रक्रिया थी। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जानवरों पर निर्भर रहने की अपनी समस्याएं भी होंगी। हाँ बिल्कुल, कई समस्याएं थी। पहली, जानवरों से मिलने वाला इंसुलिन इंसानी इंसुलिन से थोड़ा अलग होता है।
अच्छा। इससे कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते थे और समय के साथ उनका शरीर इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस भी विकसित कर लेता था। दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता सप्लाई की थी। जैसे जैसे डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे थे, ये डर सताने लगा था कि क्या दुनिया में इतने जानवर हैं कि हम सबकी जरूरत पूरी कर सकें। सही बात है। एक मरीज के 1 साल के इंसुलिन के लिए दर्जनों जानवरों के पैंक्रियाज लगते थे। ये मॉडल लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। तो फिर ये सब कैसे बदला? मतलब जानवरों के पैंक्रियाज से हम आज के मॉडर्न इंसुलिन तक कैसे पहुंचे? ये बदलाव एक और बड़ी वैज्ञानिक क्रांति से आया, जिसका नाम था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जी, 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने एक तरीका खोज निकाला जिससे वो किसी एक जीव का जीन निकालकर दूसरे जीव में डाल सकते थे। और 1982 में एफडीए ने ह्यूमिलिन नाम की दवाई को मंजूरी दी। ये इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया पहला ह्यूमन इंसुलिन था। तो इसका मतलब है कि ये लैब में बनाया गया था, जानवरों से नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ डायबिटीज के लिए एक मील का पत्थर नहीं था, ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का बिग बैंग मोमेंट था। बिग बैंग मोमेंट। हाँ, वैज्ञानिकों ने इंसानी इंसुलिन बनाने वाले जीन को ई कोलाई नाम के एक सामान्य बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अच्छा। बैक्टीरिया में। हाँ। अब वो बैक्टीरिया एक छोटी सी फैक्ट्री बन गया जो इंसानी इंसुलिन बनाने लगा। इसे लैब में बड़े बड़े टैंकों में उगाया जा सकता था। इसका मतलब था कि अब हमें जानवरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। हम असीमित मात्रा में शुद्ध 100% इंसानी इंसुलिन बना सकते थे, जिससे एलर्जी का खतरा भी कम हो गया। ये तो कमाल है। तो ह्यूमिलिन दुनिया की पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड दवा थी। इसने तो दवाइयां बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया होगा। इसने सब कुछ बदल दिया। ह्यूमिलिन ने साबित कर दिया कि हम बैक्टीरिया और यीस्ट जैसी साधारण कोशिकाओं का इस्तेमाल करके जटिल इंसानी प्रोटीन बना सकते हैं। सही। आज आप जितनी भी मॉडर्न दवाइयाँ देखती हैं कैंसर के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आर्थराइटिस की दवाइयाँ, ग्रोथ हार्मोन, उन सब की नींव इसी एक खोज ने रखी थी। मतलब इंसुलिन की कहानी सिर्फ डायबिटीज के इलाज की कहानी नहीं है। नहीं, ये मॉडर्न बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जन्म की कहानी भी है। तो कुल मिलाकर ये सफर टोरंटो की एक छोटी सी लैब में कुत्तों पर हुए प्रयोगों से शुरू हुआ, फिर लियोनार्ड थॉम्सन की जान बचाने वाले एक चमत्कार तक पहुंचा। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर ने इसकी आणविक पहेली को सुलझाया और अंत में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी होम्योलिन ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये विज्ञान, जुनून और इंसानी सरलता की एक अद्भुत दास्तान है। बिल्कुल, ये खोज दिखाती है कि कैसे एक आइडिया न केवल एक बीमारी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जन्म दे सकता है। इसका प्रभाव आज भी हर उस व्यक्ति के जीवन में महसूस किया जा सकता है जो डायबिटीज के साथ जी रहा है। हम एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहां बच्चे इस बीमारी से मर जाते थे, और आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां डायबिटीज वाले एथलीट ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। ये बदलाव सिर्फ 100 सालों में हुआ है। वाकई में। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है। बताइए। हमने लगभग 60 सालों में जानवरों के पैनक्रियास से लैब में बने इंसुलिन तक का सफर तय कर लिया, ये देखते हुए कि आज हम इस मॉलिक्यूल को इतनी गहराई से समझते हैं और हमारे पास क्रिस्पर जीन एडिटिंग और स्टेम सेल जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। हाँ। डायबिटीज के इलाज के लिए अगले 60 साल क्या लेकर आ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम सिर्फ बेहतर इंसुलिन बनाने से आगे बढ़कर शरीर की अपनी इंसुलिन बनाने की क्षमता को ही ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं? शायद अगली कहानी इलाज की नहीं बल्कि क्योर की होगी।